गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा अनुभाग 4, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था औद्योगिक क्रांति। पिछला टॉपिक में हमने भाप की शक्ति को पढ़ा था कि भाप की शक्ति के विकास से धीरे धीरे जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति का विकास हो रहा था। आज पढ़ेंगे हम नहरें और रेलें, कि नहर और रेल का विकास करके किस प्रकार से औद्योगिकरण विस्तृत हो रहा था, कैसे विस्तृत हो रहा था। प्रारंभ में जो नहरें हैं वो कोयले को शहरों तक ले जाने का कार्य करती थी, कि नहरों के द्वारा उसमें नावें चलाई जाती थी और नावों में रखकर कोयले शहरों तक ले जाए जाते थे। इस कारण से कोयले और उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में जो समय लगता था, यानी कि एक तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होती थी, दूसरी बात उसमें वज़न होता था, तो सड़क मार्ग से ले जाने में ज़्यादा खर्च लगता था। और जबकि बंजरों में भर के नहरों के रास्ते से जब इस कोयले को ले जाया जाता था तो उस समय भी कम लगता और खर्च भी कम होता था। औद्योगिक ऊर्जा के लिए शहरों में घर गर्म करने के लिए और घर में रोशनी करने के लिए कोयले की मांग बढ़ रही थी। इंग्लैंड में पहली नहर बनी वर्सली कैनाल 1761 में, जिसको बनाया था जेम्स ब्रिडली ने। 1761 में बनाया इन्होंने, और इसका प्रयोजन केवल यही था कि जो वर्सले है मैनचेस्टर के पास में, वहाँ कोयले भंडारों से शहर तक कोयला ले जाया जाए, यानी कि जहाँ कोयले की खदानें हैं वहाँ से कोयला नहरों के द्वारा शहरों तक पहुँच जाए। इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत आधी हो गई थी। अब नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों और अपनी ज़मीनों पर स्थित जो खान खदान जंगल थे उनके मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, कि वहाँ से कैसे भी कोयला लोगों तक पहुँचे, इन्हें पैसा मिले। नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए नए शहरों में बाजार बन गए थे। उदाहरण के लिए बर्मिंघम के विकास भी तेज़ी से इसलिए हुआ था क्योंकि इसके आसपास लंदन, ब्रिस्टल चैनल, मर्सी और हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य स्थित था। क्योंकि ये कुछ जो नदियाँ थी जहाँ नहर प्रणाली विकसित हो रही थी, इनके पास जो शहर थे उनका विकास भी इसी कारण से हो रहा था। इसका उदाहरण बताया गया बर्मिंघम शहर। 1760 से 1790 के बीच नहरें बनाने की 25 नई योजनाएं शुरू हुई थी। उस समय 1788 से लेकर के 1796 तक नहरों उन्माद के नाम से पुकारा जाता है कि उस समय नहरें बनाने का कार्य अधिक हुआ था। इस अवधि में 46 नई नहरें हाथ में ली गई थी और उसके बाद 60 वर्षों में बहुत सारी नहरें बनाई गई और इनकी जो लंबाई थी वो 4000 मील से अधिक थी। ये आप भाप के इंजन का जो तरीका था उस समय को पीछे हम पढ़ चुके हैं, कि कैसे वॉट ने आविष्कार किया भाप के इंजन का, और कैसे पहले पुराने समय में घोड़ों के द्वारा और इंसानों के द्वारा उसका चलाने का कार्य किया जाता था, जो बाद में भाप के इंजन का आविष्कार से किया जाने लगा था। पहला जो भाप से चलने वाला जो रेल का इंजन था वो स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बनाया गया। अब रेलगाड़ियाँ परिवहन का एक नया साधन बन गई थी जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी। ये सस्ती भी थी लोगों के लिए और तेज़ भी चलती थी, माल और यात्री दोनों को ले जाती थी। ये एक जो साधन था रेल का आविष्कार होना, इसका दूसरा आविष्कार इसके साथ ये भी हुआ कि अब लोहे की पटरी का उपयोग होने लगा। पहले 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी पर रेल चलती थी, अब भाप का इंजन भी विकसित हो गया था और रेल की पटरी जो लोहे की बन गई थी, ये रेल के डब्बे इस पर चलते थे, इसकी खिंचाई होती थी। तो दो आविष्कार नए हो चुके थे, नए आविष्कार थे ये औद्योगिक क्रांति के लिए। रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की जो संपूर्ण प्रक्रिया थी अब दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी थी। यानी प्रारंभिक प्रक्रिया में तो केवल उद्योगों का निर्माण, भाप के इंजन यहाँ तक ही सीमित था। अब रेल का आविष्कार होना, पटरी और भाप के इंजन का आविष्कार होना, अब दूसरे चरण शुरू हो चुका था। 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसका नाम था पफिंग डेविल, यानी फुफकारने वाला दानव। इस पफिंग डेविल का काम था इंजन का कि ट्रकों को कॉर्नवाल में उस खान के चारों ओर खींच कर ले जाता था जहां रिचर्ड ट्रेविथिक
ट्रेविथिक काम करता था, वहाँ तक खींच कर ले जाता था ये। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक रेल इंजन बनाया जिसका नाम था ब्लजर। ब्लजर बना कर के इनका ये काम ये हुआ कि इस रेल इंजन से 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी तक ले जाया जाता था, जो कार्य सामान्य संभव नहीं होता। सर्वप्रथम 1825 में स्कॉटन और डॉर्लिंगटन जो शहर थे, इनके बीच 9 मील का जो लंबा मार्ग था, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार से 2 घंटे में रेल अब तय कर रही थी, यानी समय सीमा कम कर दी गई थी इसके कारण। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिए गए थे। रेल मार्ग बढ़ रहे थे। 20 वर्षों के भीतर रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अब दौड़ना प्रारंभ हो चुका था। ये सामान्य बात हो चुकी थी। 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन की अनेक समस्याएं दिखाई दी। अब नहरों के हिस्सों में जो जलपोत यानी कि जो बड़े बड़े जहाज़ थे जिनसे सामान लाया ले जाता था, उसकी भीड़ भाड़ दिखने लगी थी, तो परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई। और पाले, कभी बाढ़, कभी सूखे, इनके कारण भी अब इनका इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो गया था, सीमित हो गया था। अब रेल मार्ग को ही परिवहन का विकल्प माना जाने लगा। 1830 से 1850 के बीच में ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर के 2 चरणों में लगभग 6000 मील लंबा हो चुका था। 1833 से लेकर के 1837 में छोटे रेल उन्माद के दौरान 1400 मील लंबी रेल लाइन बनी थी। 1844 से 47 के बीच बड़े जो रेल उन्माद बने यानी मार्ग बने थे, उसमें 9500 मील लंबी रेलवे लाइन की मंजूरी मिल चुकी थी। यह संपूर्ण कार्य जो संपूर्ण कार्य हो रहा था रेलवे मार्ग का, रेल का चलने का, उसमें कोयले और लोहे का भारी मात्रा में उपयोग किया गया। बड़ी संख्या में लोगों को काम पर भी लगाया गया। निर्माण और लोक कार्य में, उद्योगों में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। 1850 तक आते आते अधिकांश जो इंग्लैंड था वो रेल मार्ग से जुड़ चुका था और इसी कारण से धीरे धीरे औद्योगिकरण को तेज़ी मिलने लगी थी। तो हमने आज का हमारा टॉपिक पढ़ा नहरें और रेल।